Hello to all. This is the part two of the UGC NET 2018 PYQ paper. In this, we will be discussing the remaining questions which are there. That is from 54 onwards. So, in this series, we are doing all the PYQs through which you can learn or deconstruct the thing which is there in the previous year questions. That is the pattern of the paper and different things. So, yeah, we will move on to the question. So this is the question of thought. In this question, the question is which of the following thought is not related to nuisance based on physical discomfort or interference with another's health and safety? And there are four options: obstruction of light, injury to property, noise pollution, pollution of water and air. And the correct answer to this question is injury to property. क्योंकि बेसिकली द थॉट ऑफ न्यूसेंस में होता क्या है कि वी इट इज कंसर्न विद द इंटरफियरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को यूज कर रहा है और हम उसमें इंटरफियर कर देते हैं, उसके इंजॉयमेंट में खलल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने घर में रह रहा है और हम बहुत तेज स्पीकर बजाने लगते हैं जो कि उसके कानों तक जाता है और उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, या फिर हम कोई ऐसी मशीन लाके एम्प्लॉय कर देते हैं जिससे बहुत ज्यादा आवाज हो रही है या किसी और प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको हम न्यूसेंस कहते हैं। लेकिन न्यूसेंस में इंजरी टू प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड। So the answer to this question is B, injury to property. So now we will move on to the next question. So this is another question which is related to the case laws and their matching. तो इसमें हमें बेसिकली ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑल विच इज डिपेंडेंट अपॉन रिमेम्बरिंग। तो ये हमें रटने हैं, याद करने हैं, ठीक है। और जो मैंने दूसरी चीज बताई थी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें सारे केसेस के बारे में ना पता हो, बट इफ एनी ऑफ द केसेस क्लिक, जैसे इसमें कैम्पबेल वर्सेस पेडिंगटन वाला केस है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू सूट्स अगेन कॉर्पोरेशन। सो ये मेरे को याद था कि ये इससे रिलेटेड केस है। तो अगर एक भी, अगर हमें लगता है जैसे कि इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है कि डी में 3, अब इसमें 2 में दे रखे हैं, तो हम एक्चुअली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट मोर और लेस ये हमें याद रखने वाले ही हैं, तो इसमें एक्सप्लेन करने का ज्यादा कुछ है नहीं। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ थॉट्स। इसमें बेसिकली फर्स्ट वी विल रीड द असर्शन एंड रीजन। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है असर्शन और रीजन रीड करने का कि हम वी विल पुट अ बिकॉज इन बिटवीन द सेंटेंसेस, तो हम उसको यूज करेंगे। सो आई विल रीड, negligence means a conduct which create a risk of causing damage rather than a state of mind, because it is safe to start a bus before passengers completely get into it. अब इसमें क्या है, वी आर डीलिंग विद द थॉट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या होता है, नेग्लिजेंस के 3 एसेंशियल हैं, बेसिकली 4 हैं लेकिन बेसिकली कहा 3 ही जाते हैं। दैट इज ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, एंड थर्ड इज द डैमेजेस। बीच में कॉजेशन भी आ जाता है जो कि पूछा भी गया है लेटर ऑन क्वेश्चंस में, तो वी विल बी डीलिंग विद दैट व्हेन दैट क्वेश्चन कम्स। तो इसमें क्या होता है, एक तो ड्यूटी टू टेक केयर होती है, उसको आप ब्रीच कर दो जाने अनजाने में और उससे सामने वाले को डैमेजेस हो जाए। तो अब इसमें जो असर्शन है वो तो ठीक है, बट जो रीजन दे रखा है, इट इज सेफ टू स्टार्ट अ बस बिफोर पैसेंजर्स कंप्लीटली गेट्स इनटू इट, दैट इज समथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू द बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स। तो ये सिंपल सा, अब इसमें तो हमें दोनों चेक ही नहीं करने, बिकॉज लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो रीजन है वो ही गलत है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन will be D, that is A is correct but R is incorrect. So now we will move on to the next question. So this question is basically related to the essentials of crime, not directly it is related to the essentials, but somehow the nature of the crime. It is related to IPC, the criminal law. So the question is, point out the correct statement. The first option is crime is necessarily an immoral act. B, crime is necessarily an antisocial act. C, crime is necessarily an anti-communal act. D, crime is necessarily an anti-religious act. तो इसमें जो सबसे लॉजिकल आंसर है दैट इज बी, बिकॉज क्राइम इज नेसेसरली एन एंटी-सोशल एक्ट। क्राइम इज डिफाइंड एज एन एक्ट और कमीशन दैट वायलेट्स पब्लिक लॉ एंड इज हार्मफुल टू सोसाइटी। बेसिकली जो क्राइम होता है तो वो पब्लिक एट लार्ज के लिए हार्मफुल होता है, तो इसीलिए क्राइम इज नेसेसरली एन एंटी सोशल एक्ट। इमोरल एक्ट
का एक एग्जाम्पल हमको पता ही है कि कोई बंदा अगर डूब रहा है और आप उसको बचाने नहीं जाते हैं तो आप मे बी इमोरली रॉन्ग हो सकते हैं, मॉरली रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं है, तो ये इमोरल एक्ट तो नहीं हो सकता। एंटी कम्युनल एक्ट कुछ इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एंटी कम्युनल होना जरूरी नहीं है कि वो क्राइम हो। एंड थर्ड इज एंटी रिलीजियस एक्ट हो सकता है, बट इतना लीगली ऑथेंटिक नहीं है, लीगली करेक्ट नहीं होगा। तो इसका इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी, दैट इज करेक्ट, crime is necessarily an antisocial act. So now we will move on to the next question. So now in this question we will not go into detail because everything is mentioned on the face of it. This is the question which is related to section 34, and hence all accused are guilty of causing death is the option. क्योंकि सी जो ऑप्शन दे रखा है सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड डज नॉट अप्लाई, तो वो अप्लाई होता है क्योंकि जब आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, दैट इज फोर अक्यूज विद कॉमन इंटेंशन टू किल। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन आ गया, 34 हो गया, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट ऑल अक्यूज्ड आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आईपीसी। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये सीधा सीधा प्रोविजन पूछ लिया है, तो प्रोविजन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें इसका आंसर है सी, दैट इज वन फोर्थ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आपको नोट करवाना चाहूंगा कि इसमें हमें क्या करना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आईपीसी से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली हमें उनमें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि बीएनएस में जो भी सेक्शंस उनसे रिलेटेड हैं, दैट वी शुड नो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, मर्डर, राइट, एफरे, डकैती, रॉबरी, तो इन सबके सेक्शंस हमें याद कर लेने हैं और लिख लेने हैं जो जो पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। ठीक है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक टू डू इन दिस वीडियोस, बट ये आपको अपनी नोटबुक में जहां पर भी आप नोट करेंगे आपको ये जरूर करना है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन जो हमें याद होना चाहिए। अच्छा, मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो अदर ऑप्शंस हैं दैट ऑल्सो वी शुड गो थ्रू। जैसे कि ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन आई इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई हैव मेंशन्ड द अदर सेक्शंस की व्हाई दिस सेक्शन इज नॉट देयर। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ताकि हमें पता हो उसके आसपास के सेक्शन भी और हमें वो भी याद हो, क्योंकि मे बी चांसेस होते हैं कि इस बार ये सेक्शन तो या क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे आसपास ही मिलता जुलता हुआ सेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है सेक्शन 153 डील्स विद प्रोवोकिंग राइट्स, तो ये तो हो नहीं सकता। 153 डबल ए does not exist in IPC, and section 153B deals with imputation assertion. सो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट हर जगह एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर रखे हैं, तो वो आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लें और अपने नोट्स में भी उनको गो थ्रू कर लें। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट रीड्स एज ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, बट डी रिकवर फ्रॉम द वुंड। सो यहाँ पर ए किसके लिए लायबल होगा, तो ए ऑप्शन इज instigating B to commit murder, B instigating B to commit attempt to murder, C instigating B to commit grievous hurt, D no offense। तो no offense तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखना है कि वो लाइबल किसके लिए होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ही इज बी इज लाइबल टू कमिट मर्डर। Why? Because the first thing is that A instigated B to murder D. A ने B को इंस्टिगेट किया था मर्डर करने के लिए, ठीक है, विच इज टेम्प्टेड बाय बी। तो बी ने उसको टेम्प्ट किया, उसको मर्डर करने की कोशिश की। अब वो बच गया क्योंकि पेनल्टीमेट एक्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि उसने मर्डर करने की कोशिश कर ली, उसको मारने स्टैप करके। ठीक है, तो वो बच गया, वो उसकी किस्मत है। बट हेयर बी विल बी लायबल to commit murder, not for attempting to murder, and grievous hurt तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, so now we will move on to the next question. Now this question is very simple. Under which of the following provisions of the Indian Penal Code 1860 an assault or criminal force used in attempting to commit theft of property is punishable? So
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 356, बट हमें इसमें क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कि वी शुड रिमेंबर द सेक्शन ऑफ पीएनएफ नाउ। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है और ये अदर ऑप्शंस भी आ रखे हैं, जैसे कि 378 इज रिलेटेड टू थेफ्ट, 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, और 384 इज एक्सटॉर्शन। तो हमें चारों सेक्शन अब बीएनएस के याद करने होंगे कि बीएनएस में ये क्वेश्चन, ये सेक्शंस कहाँ फॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम इतना ही कर सकते हैं जो कि आगे वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम आईपीसी, which is from that part of murder, malice, transfer of malice, and culpable homicide. तो इसको हम पहले रीड करेंगे। X gives grave and sudden provocation to Y. Y on this provocation fires a pistol at X, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z. Here Y has committed. So पहले तो ये मर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? We have to go through the essentials and on the ingredients, जिसमें क्या है कि प्रोवोकेशन जो है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जो है, वो एक एक्सेप्शन में आता है मर्डर की, और वो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना देता है। ठीक है, अब क्योंकि अब उसने मार तो दिया जेड को, मारना वो चाह रहा था वाई को, तो यहाँ पर अनदर सेक्शन कम्स इनटू प्ले, दैट इज 301 ऑफ आईपीसी, विच टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलेज। इसमें क्या है कि मारना आप ए को चाह रहे थे, पूरा पेनल्टी मेट एक्ट कर दिया, लेकिन किसी वजह कारण से बी सामने आ गया और बी मर गया, तो आप लायबिल तो होंगे और उसी एक्ट के लिए लायबिल होंगे जो एक्ट आप करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपको छूट नहीं मिल सकती है। दिस इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ मलाइस इज। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि नहीं मेरा इंटेंशन तो ए को मारने का नहीं था, बी को मारने का नहीं था, वो तो धोखे से मर गया, सो यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी ड्यू टू सेक्शन 301। अगेन यू हैव टू गो टू द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस आल्सो टू जस्ट टू रिमेंबर। बट जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपको आईपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ट्रांसफर ऑफ मलाइज जैसे जब सेक्शंस को आप पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर विल बी सी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं ट्राई करता हूँ इन चारों को समझाने की। सबसे पहले तो दैट इज डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये किसमें होता है? थेफ्ट में होता है। थेफ्ट में जब आप किसी पर्सन की पोजीशन में से या तो उसकी पोजीशन में से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर देते हो। रिमेंबरिंग थिंग इज दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल होनी चाहिए। तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप मूव कर देते हो किसी के पोजीशन में से, ठीक है, dishonesty is one of the essential ingredient in the offense of theft। तो डिसऑनेस्टली आप प्रॉपर्टी को जब मूव कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थेफ्ट। बी इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं हम किसी पर्सन को प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बेटी को आपने किडनैप कर लिया और आप उससे पैसे मांगे, फिरौती मांगे, तो फिरौती इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, कि 1 करोड़ रुपए दो तो हम इसको वापस कर देंगे। या फिर जरूरी नहीं है किसी को किडनैप करके किया जाए, किसी से आप कोई और काम कराने के लिए और किसी को किसी किसी भी वजह से आप किसी को इंड्यूस करते हैं, और किसी वजह से भी अगर आप किसी को इंड्यूस करते हैं उसको प्रॉपर्टी या फिर मनी या फिर कोई ऐसी चीज डिलीवर करने के लिए, तो दैट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। कि मैं, अगर तुम कल ऑफिस गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें गोली मारूं तो तुम मुझे 50,000 रुपए दो। तो दिस विल ऑल्सो बी दी एक्सटॉर्शन। ठीक है। सी इज एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होती है? जब आप किसी को, इसमें ट्रस्ट का इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जब आप किसी को जानते हो बहुत अच्छे से, आप उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी रखने को दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को मोबाइल रखने के लिए दिया। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने अपने दोस्त को मोबाइल रखने के लिए दिया और उस दोस्त ने वो मोबाइल बेच के खा गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खुद से तो दी उसे, लेकिन ट्रस्ट में दी थी आपने, और उसने उस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट तोड़ दिया। तो दिस विल अमाउंट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? उस प्रॉपर्टी को किसी ने धोखा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जापान में क्या होता है, बारिश बहुत होती है, तो वहां पर अम्ब्रेलाज वगैरह कैरी करना बहुत आम बात होती है। तो उसमें क्या हुआ कि आपने अपनी अम्ब्रेला कहीं पे पार्क करी, ठीक है, कहीं पर रखी,
दूसरा बंदा आया, उसने धोखे से उसको लगा कि वो अम्ब्रेला उसकी है, वो उसको ले गया। कुछ टाइम के बाद उसको अंदाजा हुआ कि ये अम्ब्रेला तो मेरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसने उस अम्ब्रेला को अब वापस करने की नहीं सोची। ठीक है, उसमें क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि पहले जो इंटेंशन होता है वो डिसऑनेस्ट नहीं होता, बाद में वो इंटेंशन जाके डिसऑनेस्ट हो जाता है। तो आई होप इन चारों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द assertion एंड रीजन पार्ट। तो इसमें हम पहले तो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रूथ हों, जो कि हमारा तरीका है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the exact nature of the act। तो दिस इज करेक्ट। अब हम बी पढ़ेंगे। Mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense। This is also correct। So now we will check that whether it is the correct explanation। तो हम क्या करेंगे? We will put a because। So nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the exact nature of act, because mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense। It does not make sense। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, बट जो रीजन है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मैचिंग साइड, बट द थिंग इज इसमें आईपीसी के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर कॉमन इंटेंशन का है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जॉर्ज मेंसरिया का है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है, और आर वी डूडली वर्सेस स्टीवेंसन नेसेसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए, इन सबके सेक्शंस पता होने चाहिए, और इन सबके बीएनएस में क्या सेक्शंस है ये पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारे केसेस आपको देखने हैं, और जितने भी प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड केसेस हैं। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस चाहे वो नेसेसिटी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इन सबसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ऑलमोस्ट हर केसेस से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट तो आपको पता ही होना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक मैचिंग वन। तो इसमें हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने इसके आगे लिख दी हैं चीजें। आपको करना सिर्फ वही है जो मैंने अभी पीछे बताया है कि दैट यू हैव टू गो थ्रू बीएनएस, और उसके ये सारे सेक्शंस आपको रट लेने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि नाउ बीएनएस से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसको याद कर लेना है। हाँ, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड या फिर सिर्फ स्टेटमेंट जब आएगी क्वेश्चन की तो दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस, बट इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको जो नाउ बीएनएस के सेक्शंस हैं उनको इससे रिप्लेस करके उसको याद करना है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now this is one of the most important question which deals with the different kind of rates। So यहाँ पर तो basically cases we have to match down। Sunil Batra is an important case, UN Rao versus Indira Gandhi is an important case। ठीक है, so you should just remember these cases, but I will try to explain the five kinds of writ which are there। So the first one which is there is habeas corpus। Habeas corpus means to produce the body। बेसिकली हेबियस कॉर्पस जो होती है दैट इज अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन। अगर कोई बंदे को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो उस केस में जो रिट यूज होती है उसको हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। अब इलीगल डिटेंशन क्या होता है, अब ये बहुत ज्यादा डीप है। जैसे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो ना हो, किसी बंदे को अगर कोई जो फॉलो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जैसे कि हमारी सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा हुआ है एक अरेस्ट का, अगर उसकी अरेस्ट उस तरीके से नहीं होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इस तरीके की अगर कोई भी लूप होल उसमें हो गई तो दैट विल बी कॉल्ड इलीगल डिटेंशन। और इलीगल डिटेंशन जब भी होगा तो उसके खिलाफ वी कैन मूव ऑन टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर दी बाय द रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस सो एज टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि उसके इलीगल डिटेंशन को कैंसिल किया जाए, बिकॉज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का सिंपल मतलब होता है बट बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई बंदा जो कि अनक्वालिफाइड पर्सन है किसी पद के लिए और वो उस पद को, गवर्नमेंट पद को ग्रहण कर ले,
तो उसको हटाने के लिए हम क्यू वारंटो की रिट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कहीं का कोई गवर्नर बन गया, बट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है गवर्नर बनने की वो उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो हम क्यू वारंटो की रिट डाल सकते हैं। ठीक है। द थर्ड रिट इज दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस सेज मीन्स वी कमांड। इसमें क्या होता है that in this writ we can compel public authority to do his duty. For example, कोई public authority है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, जिसके लिए वो बाउंड है टू डू, और अगर वो ड्यूटी नहीं कर रही है तो हम रिट फाइल कर सकते हैं मैंडेमस की। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिस रिफ्यूज कर देता है आपको पासपोर्ट देने से, एंड देयर इज नो वैलिड रीजन, so we can compel him, the court can compel through the through this writ mandamus to give you the passport. ठीक है। चौथी रिट आती है certiorari। इसमें क्या है, that is to be certified. This is basically a writ which is related against the decision of lower court by the higher court. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई इलीगल ऑर्डर या फिर अनफेयर ऑर्डर पास कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट कर दिया विदाउट प्रॉपर एविडेंस, तो वी कैन मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग दैट ऑर्डर। ठीक है, उस ऑर्डर को हम क्वेश करवा सकते हैं थ्रू द रिट ऑफ सेरिटियोरी। लास्ट वन इज प्रोहिबिशन। इस रिट में क्या होता है, इस रिट में बेसिकली ये होता है कि दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द लोअर कोर्ट, विच लिटरली मीन्स टू स्टॉप द लोअर कोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है, ठीक है, तो हम उस लोअर कोर्ट को स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविल कोर्ट है और उसने कोई क्रिमिनल ट्रायल को ट्राई कर लिया, देन वी कैन गो फॉर दिस प्रोहिबिशन, फॉर द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है। so these are all 5 writs। अब इनसे important related case laws has been mentioned in this question, so you should just go through these and remember। मैंने लगभग जो कॉन्सेप्ट है रिट्स का वो एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप और ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन आल्सो डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ सम ऑफ द केसेस, so no need to explain it because everything is written there. You just have to remember this. So we will move on to the next question. Now, this is an interesting question. We will go through the 4 point and we will try to see which are correct and which are not correct. So, पहला है that absolute discretion is a ruthless master. So, this is correct because जहां पर भी हम बिल्कुल absolute discretion दे देंगे तो वहां पर arbitrariness होने के chances बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो absolute discretion is a ruthless master. So, this statement is correct. Second is where reasonable conduct of government official is expected, the criteria of reasonableness is subjective and not objective. So this is not correct because it should be objective. There is a test of reasonableness in the administrative law, which is Wednesbury reasonableness standard. So yeah, this option is incorrect because it should be objective, not subjective. Because subjective जो होता है जिस उसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है, वो कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्टिव में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा वेग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। द थर्ड इज every action of the executive government must be informed with excuse and should be arbitrary। So this is incorrect। यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, यहाँ पर होना चाहिए था it should must be informed with excuse and should not be arbitrary। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। Now we will read the fourth option। Exercise of discretion is an inseparable part of sound administration। ठीक है, yes, this statement is correct because डिस्क्रिशन होना एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमें डिस्क्रिशन देना पड़ता है जहां पर जो भी ऑफिशियल है वो अपनी रीजनबलनेस को इस्तेमाल करके, अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके पर केस के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस ही शुड यूज इट। सो या, so now I think I have explained all the 4 options। So now we will move on to the next question. So this is an important question from the environmental law. We have to find the incorrect one. So the first one is Montreal Protocol is related to hazardous waste, which is incorrect because it is related to the ozone layer depletion.
but not the hazardous waste. Basel Convention 1989 addresses the hazardous waste. We will read the second point, that is precautionary principle and polluters pay principle are essential feature of principle of sustainable development, which is true. The third is Stockholm Declaration of 1972 has been described as the Magna Carta of our environment. Magna Carta is a document from the 13th century, I guess, which is related to fundamental rights. So yeah, it is also the Magna Carta is the first document related to human rights which we find, which is there in detail drafted. So that's why the Stockholm Declaration is also considered the first. So it is considered as the Magna Carta of environmental law. This option is also correct. And the point D is no state has a right to use or permit the use of its territory so as to cause injury by fumes in the territory of another. तो ये तो बेसिकली पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सी चीजें लॉ में जब हम ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो दोज आर बेस्ड ऑन लीगल, जो हमारा एक तरीके से सोचने का तरीका है, लीगल सोचने के तरीके पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो वो लॉजिकल होने चाहिए, लीगल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं बेसिकली। सो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So another important case law where some lines from the judgments has been given, and then you have to find out from which judgment it is from. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जैसे कि टीएन गोदावरम वाला, दिस केस इज इम्पोर्टेंट। ये ऑल फोर ऑफ दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। इसके अलावा भी जो पूरा एनवायरमेंटल लॉ हमारा खड़ा है उसमें जो प्रोविजंस हैं वो तो हैं, बट judgments, landmark judgments plays very important role. So I will suggest you to make notes of all the important judgment, जैसे कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई जजमेंट है, एमसी मेहता के कई सारे जजमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट 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 ईयर्स के जजमेंट्स हैं। सो हमें एक आई विल ट्राई टू मेक, आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, ऑल द लैंडमार्क जजमेंट्स। एक तो हमें ये सारे याद करने हैं, प्लस एनवायरमेंटल से लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं दैट ऑल्सो वी शुड रिमेंबर, प्लस क्रोनोलॉजिकली उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मेरे पास एक लिस्ट है। बट फॉर ऑल दीज आई विल मेक सेपरेट वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट केस लॉ, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड या आईपीआर से रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, टॉर्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस, बट हियर वी विल नॉट डिस्कस बिकॉज in these videos we are only trying to explain the PYQs. So we will move on to the next question. So another question which is related, which defines different thing, तो इसमें explain करने जैसा कुछ नहीं है, but I will read and the match the same for your convenience so that you can easily hear. A is no state has a right to use its territory to cause injury to another. It is said in failed smelter case. The option B is economic benefit must substantially exceed environmental cost. This is what we do in environment impact assessment. ये एक प्रोसेस है, इसके ऊपर वाला एक केस था, दिस इज अ प्रोसेस। थर्ड वन इज प्रेजेंट जनरेशन has no right to deplete all forest for future generation. This is a principle which is intergenerational equity principle, ठीक है, this is a some kind of principle or concept which is there in the environmental law. Last one is a convention, Basel Convention, which talks about transboundary movement of hazardous waste. So ये environmental लॉ से रिलेटेड चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक केस लॉ है, दूसरा एक इम्पैक्ट असेसमेंट पूरा एक प्रोसीजर है, तीसरा एक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है, चौथा एक कन्वेंशन है। सो वी शुड नो अबाउट दिस बिकॉज रिपीटेटिवली ये पूछे जा सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, another question of assertion and reasons. So we will try to read and then think what is the correct option. The first is assertion, that is it is the duty of the state to devise and implement a coherent and coordinated programs to meet its obligation of sustainable development. This is true. It is also developed in the case law of Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India 1996, that it is state's duty to ensure sustainable development.
and it is well established in the Indian jurisprudence. So this is true. Then we will read the reason, that is adherence to the principle of sustainable development is now a constitutional requirement, which is also true. Under Article 21, right to life includes the right to a healthy environment. ठीक है. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48A है, एंड इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51AG. So both are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So the option will be A. So we will move on to the next question. So this is an interesting question. Which of the following do not come? Acha, we have to give special emphasis when we are reading the question, that we should see whether the question is asking और whether the question is not asking. जैसे इस सवाल में do not come under the power and function of central board. कई बार we जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो we read it very fast, और हमसे गलती हो जाती है, हम इसको डू नॉट कम की जगह कम समझ लेते हैं। हालांकि अगर हम उसको फिर अगर थोड़ी भी हमें थॉरो नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है लेटर ऑन जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। बट स्टिल व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चंस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन के एक एक वर्डिंग पे होना चाहिए, खास करके जब वो डू और डू नॉट वाला क्वेश्चन है। तो नाउ वी विल रीड द ऑप्शंस। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, दिस इज ट्रू। बी, coordinating activities of state boards and resolving disputes among them, this is also true। Fixing standard of quality of air, this is also true। अच्छा, ये सारे के सारे आपको लीगल लॉजिक से समझ में आ जाएंगे, थोड़े लॉजिकल ऑप्शंस लग रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपने पूरा एक्ट नहीं भी पढ़ा, फिर भी एक मोटा मोटा एक रीजनिंग, जो लीगल रीजनिंग हमारी डेवलप हो चुकी होती है व्हेन वी आर डूइंग आर एलएलबी और बीएलएलबी, तो उससे भी समझ में आने लगती हैं कुछ चीजें। जरूरी नहीं है कि वो एक्ट हमने पढ़ा ही हो, एक मोटी मोटी लॉजिक तो हम उससे डिड्यूस कर ही सकते हैं। जैसे कि जब हम डी को पढ़ेंगे तो ये भी हमें लॉजिकल डिडक्शन से समझ में आ जाएगा कि ये ही गलत होगा, बिकॉज now we read, making recommendations to the state government for removal of state board which is defaulter in discharging its duties under the act। तो ये थोड़ा अटपटा सा साउंड कर रहा है कि ऐसे प्रोविजंस नहीं बनाए जाते हैं कि रिकमेंडेशंस करेगा स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेट बोर्ड, तो ये थोड़ा सा अटपटा है, तो दिस विल बी रॉन्ग। So the answer to this question is, what do not come under the power and function of central board is B, making recommendations to the state। So I hope I have explained it. So now we will move on to the next question. As I have told you earlier that our environmental law is more or less taken from the decisions of the Supreme Court, though we have fully drafted laws which are there, but still, and all the cases are very important, which I have told earlier in the earlier questions also. So, in which of the following case the Supreme Court of India held that right to access to drinking water is a fundamental right to life, and it is the duty of the state under Article 21 to provide cleaning water to its citizens. They have written Act 21, but it should be Article 21. So the option is B, AP Pollution Control Board versus MV Naidu. So this is very important question which you should remember, that in which Supreme Court has held that right to access to drinking water is a fundamental right which is enshrined under Article 21 of the Constitution of India. So इसी के related Vellore citizen case is also important, MC Mehta case also important. Maybe I have dealt in detail in the upcoming videos, because there will be questions asked in 2019, 20 and 21 related to the different case laws. ठीक है, so it is at most important to remember all the landmark judgments which is related to the environmental law. So now I will move on to the next question. Another question from the assertion reason type of question. अच्छा, हम एक चीज देखते हैं कि जितने भी PYQs हैं related to UGC NET, JRF, and now maybe different other exams like CUET for the master's program, CLAT for the master's program, we see that they have started making longer questions। उसका रीजन ये है कि इसको थोड़ा टफ करना, एंड सेकेंडली टू टेस्ट योर डीप नॉलेज कि आपने कितने अच्छे से डीपली पढ़ाई की है। हालांकि
असर्शन और रीजंस के जो क्वेश्चन हैं या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें कि करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, वो इजी होते हैं बेसिकली। क्योंकि उसमें क्या है, आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यू कैन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ना एक हिंट क्वेश्चन और आंसर में दी होती है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन द लीगल लॉजिक, जो कि आपको एक सिक्स सेंस से पता चल जाता है कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि जो वेल एस्टेब्लिश जुरिस्प्रूडेंस है लॉ का वो हम सब लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, so having said that, now we will read this question. That is, the provisions concerning human rights run throughout the United Nations Charter like a golden thread. And the reason is much of the credit for this goes to the determined job by non-governmental organization at San Francisco Conference. So San Francisco Conference में क्या हुआ था? Different NGOs ने part लिया था, like American Jewish Committee and other. ठीक है, एंड दे हैव स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दे हैव पुश्ड। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पुश किया था, तो ये रीजन भी ठीक है। असर्शन क्या है? द प्रोविजंस कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स रन थ्रू आउट द यूएन चार्टर लाइक अ गोल्डन थ्रेड। ठीक है, तो एक मेटाफर है कि जो ह्यूमन राइट्स यूएन चार्टर में जो ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन है तो गोल्डन थ्रेड की तरह रन करते हैं, एक तरीके से उसे बाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द ऑप्शन इज ए, दैट बोथ ए एंड आर are correct and R is the correct explanation of A, because reason उसको बहुत अच्छे से जो assertion है उसको explain कर रहा है। So yeah, now we will move on to the next question. देखिए, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी वो अब सामने आ गई है। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि कैसे जो जितना लंबा क्वेश्चन होगा वो इतना इजी होगा, वो इस क्वेश्चन से दिख जाता है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें ह्यूमन राइट्स चार्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं है। ये चारों ऑप्शन वी विल ट्राई टू गो थ्रू आर लीगल लॉजिक, जो हमने अपनी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ बीएलएलबी या एलएलबी सीखा है। सो आई विल रीड ईच ऑप्शन, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना लीगल दिमाग लगा के वी विल नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, द क्वेश्चन इज which of the following statements are correct, is or are correct? Under its term of reference, the UN Commission of Human Rights was directed to prepare recommendation and reports on A, an international bill on human rights. This is correct. करा था। ठीक है। B, international conventions और declaration on civil liberties, the status of women, जाहिर सी बात है status of women, child और भी कई सारी चीजों को डील किया गया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सी, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जाहिर सी बात है कभी भी अगर कोई कमीशन बनेगा ह्यूमन राइट्स के लिए तो वो डिफरेंट मार्जिनलाइज सेक्शन जो होंगे किसी भी सोसाइटी के या वर्ल्ड के, उनके लिए लॉ बनाएगा जिसमें विमेन, माइनॉरिटीज, चाइल्ड, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो थर्ड भी सही होगा। एंड दी द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जाहिर सी बात है बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, माइनॉरिटीज, ब्लैक, वाइट, डिफरेंट टाइप के जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन होंगे उसके लिए ह्यूमन राइट्स का कमीशन काम करेगा। तो ये चारों ऑप्शन हमें ऑन द फेस ऑफ इट ही समझ में आ जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर लीगल लॉजिक दैट ऑल फोर आर करेक्ट। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज आल्सो डी, दैट इज ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। सो आई थिंक, आई होप यू गॉट माय पॉइंट एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन ऑफ मैचिंग द लिस्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था हमें जरूरी नहीं कि चारों के चारों ऑप्शन पता हो, हालांकि अगर हमें पता है तो देन इट इज वेरी गुड, बट थ्रू एलिमिनेशन वी कैन ऑल्सो डिसाइड। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी पकड़ते हैं, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये तो सबको पता है कि 1948 में हुआ था। तो बी का जो है वो 3 होना चाहिए। अब बी का 3 जो है वो ओनली बी और सी में है, यानी कि ए और डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नाउ वी विल चेक क्या हुए कौन सा पता हो सकता है। तो मुझे द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पता था, 1966 में हुआ है, और सी का 4 है। तो अब हमें और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इसका आंसर सी ही होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन की मदद से इन लंबे लंबे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो मोस्टली, बट ऑन द बेसिस ऑफ आर रिमेम्बरिंग, कितना हमें याद है, कितना हमें पढ़ा है, एलिमिनेशन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ही इंपॉर्टेंट हमारा टूल बन जाता है। सो हैविंग सेड दैट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन।
और मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी कभी हमारी टेस्टिंग के लिए बने होते हैं। इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, ऑल्दो आई हैव रिटन दी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। बट कोशिश कीजिए कि जो आपके बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है, जो आपको यू डोंट हैव अ सिंगल हिंट अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना। और एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें जो आपके बिल्कुल ही समझ के परे है, जो आप कहीं से ना तो लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं उसको, ना ही पढ़ा हुआ है आपका, यू डोंट हैव अ सिंगल हिंट। So although I have written the answer because these are PYQs, you have to go through each and every PYQ, ठीक है? But मेरे से भी ये ऑप्शन सॉल्व नहीं होता। So now we will move on to the next question. You can read the explanation. So this is another question, as I see, which is their statements are giving, and we have to find which one is correct and which one is not. So we will read the first statement, that is, the chairperson of the National Human Rights Commission shall be who has been the Chief Justice of Supreme Court. So this is correct. The second statement is the chairperson and the other members of National Human Rights Commissioner are appointed by the President of India after consultation with the Prime Minister, which also sounds correct and which is also correct. The third is chairperson and the other members of the National Human Rights Commissions are eligible for reappointment. Yeah, the reappointment is also allowed of the members. There is no explicit or express provision which says that there should be no reappointment. So third one is also correct. The fourth one is the chairperson and the other members of the commission can be removed on the recommendation of the law minister of India. तो ये एक लॉजिकली देखने से थोड़ा सा लगता है कि ये गलत हो सकती है, एंड दिस इज wrong, because the actual process which is there is that the member can only be removed by the president, and that too if there is a proven misbehavior or incapacity after there is a thorough inquiry by the Supreme Court. So the fourth option is incorrect. We have the explanation aside, it is there, so you can also read that, although I think I've explained it. So now we will move on to the next question. अनदर क्वेश्चन ऑफ मैचिंग। सो इसमें तो हम एक्सप्लेन तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये सारा हमारा याद करने की प्रोसेस से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट हमें पता भी होना चाहिए। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज गिवन अंडर सेक्शन 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन गिवन अंडर सेक्शन 21, द फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अंडर सेक्शन 12, द प्रोसीजर ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन 10। तो इसमें बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। फिर उसके बाद स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि इसमें दे रखे हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। और बेसिकली किसी भी एक्ट को, नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स और दिस एक्ट विच वी आर रीडिंग, कोई सा भी एक्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर कोई सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन, कोई स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन और डेफिनेशन क्लॉजेस इफ देयर आर, सो दैट वी शुड नो। क्योंकि जो छोटे माइनर एक्ट्स होते हैं उसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती हैं। तो माइनर एक्ट अगर कोई सा भी आ रहा है, मेजर एक्ट तो हमें थॉरोली पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन माइनर एक्ट की जो सरसरी चीजें हैं ना, जो मोटी मोटी चीजें हैं, उनके सेक्शंस वी शुड नो। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज है और उसमें कई सारे सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन क्लॉज में कितने सेक्शंस हैं, या फिर ये कोई और पर्टिकुलर चीज, तो इस तरीके से उनका ये चीज भी पूछ ली जाती है। तो हमें ये मोटी मोटी सरसरी चीजें माइनर एक्ट्स की पता होनी चाहिए। So this question is from the Partnership Act. So we have to find out which statement is incorrect. Under the Partnership Act, a minor has been admitted to partnership when attains majority should adhere to the following. The first one is issue a public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner. तो ये तो obvious सी बात है, करना ही पड़ेगा. So this is correct. Option 2, option must be exercised within 2 months on attaining majority. अब ये तो we have to check, we have to remember. So we don't know about B. So now we will move on to C, that is when the minor opted to become a partner, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner. So this is also correct.
D is when the minor opted not to become a partner, his rights and liability shall continue up to the date on which he gives a public notice. So this is also correct. So the incorrect one is B, because as we can see that under section 30, subclause 5 clearly specifies 6 months for the minor to exercise their option. और इसमें क्या दे रखा है, बी में ऑप्शन दे रखा है 2 मंथ का, विच इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पर जो ऑप्शन है on attaining majority, it should be exercised within 6 months. So I hope it is clear. We will move on to the next question. Another important question from the Contract Act 1872, which talks about the surety and principal debtor. We will read the statements. The first one is the assertion, that is, the surety has no right to restrain execution against him until the creditor exhausted all his remedies against the principal debtor, which is correct. Now we will read the reason, that the liability of the surety is coextensive with that of principal debtor unless it is otherwise provided by the contract, which is also true. And so it makes that A and R both are true, and R is the correct explanation of A. So here I don't need to explain anything because everything has already been explained. So now we will move on to the next question. Another question that has some statements, and we have to find which one is incorrect. So this is from the Sales of Goods Act. So we will read the question and try to find out. Under the Sale of Goods Act, to make the buyer liable for neglecting or refusing delivery of goods, the following condition must be fulfilled. A. The seller was ready and willing to deliver. तो ये तो होना चाहिए. This is very obvious. B. The seller requested the buyer to take the delivery. This is also very obvious that you have to bring into his notice. C. The seller informed the buyer to ignore the delay and take delivery. अब यू जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. तो इसके लिए आपका लॉ को जानने की जरूरत है. आपका लीगल लॉजिक ही बता देगा दैट इसमें क्या कह रहा है. द सेलर इन्फॉर्म द बायर टू इग्नोर द डिले. ऐसा कहीं मेंशन किसी ड्राफ्ट में, किसी लॉ में मेंशन हो सकता है दैट द बायर टू इग्नोर द डिले एंड टेक द डिलीवरी. सो जाहिर सी बात है सी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, तो डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सी इज इनकरेक्ट. आई होप मैंने बता दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आपको इस पे टेक लेना है, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Another question of assertion and reason from the company law. I will read the question and we will try to solve this. Under the company law, though any outsider is presumed to be aware of the documents which are publicly accessible, but not the internal proceedings of which he cannot reasonably aware of, because those are not accessible to the public. Because the doctrine of indoor management evolved as a partial exception to the doctrine of constructive notice, and the rule was laid down in Royal British Bank versus Took-Coin. So both the assertion and reasons are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Okay, and it is also written, so no need to explain it further. So we will move on to the next question. Oh, okay. I will read this question. Which of the following is incorrect? The first thing which we will mark is incorrect. So now we will read the question. Any misstatement made in the prospectus would attract the liability of the following persons under the Companies Act. The first is every person who is director. So this is true. Every person who is director of the company at the time of the issue of the prospectus, so the liability will be attracted. B. Every person who has authorized himself to be named and is named in the prospectus either as director or as having agreed to become the director either immediately or after an interval of time. This is also included. Uh, the C is every person who is promoter of the company. तो जाहिर सी बात है promoter भी होगा ही होगा. D. An expert whose consent has not been endorsed to the registration and liable is respect of every content in the prospectus. अब डी ऑप्शन में आप देखिए कि क्या आपका लॉजिकल ब्रेन हटा दो कि कंपनी लॉ है कि क्या है. इसको अगर आप एक पढ़ के देखो कि एन एक्सपर्ट whose consent has not been endorsed to the registration. ठीक है, तो क्या एक लीगल पर्सन लॉयर जब इसको पढ़ेगा तो उसको क्या इस डी ऑप्शन करेक्ट लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑल दो स्पेसिफिकली आई नो कि कई जगह पे स्पेसिफिक सेक्शंस बना दिए जाते हैं इस प्रकार के भी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी विल सी दैट ये एक तरीके से इस तरीके से लिखा गया है कि एक कॉमन
person who has logical deduction can also deduce. सो अगर आप लॉजिकली डिड्यूस करेंगे और आपको सारे सेक्शंस नहीं भी पता है, और जो कि मेजोरिटी किसी को नहीं पता होते, सारे सेक्शंस कोई याद नहीं कर सकता है, ठीक है, तो मोस्टली जो पेपर बनाने वाला है वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनाता है, जो कि एक लॉजिकल बंदा भी, अगर, क्योंकि ही इज ऑल्सो चेकिंग योर लीगल नॉलेज, ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी लीगल नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर इन यूजीसी नाइट, सो यू कैन गो। सो अगर आपको कंफर्म आंसर नहीं भी पता है, फिर भी अगर आपको अटेम्प्ट लेनी है, तो यू कैन टेक द अटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर लीगल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन। सो नाउ, having said that, I will move on to the next question. Now this question is related to the promissory note, and the question is, which one of the following is not the essential requirement to fulfill an instrument? तो ए ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नोट में भी होता है, हर चीज में होता है कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे। बी, अ mere acknowledgement of indebtedness is sufficient, this we will see. सी, द सम ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन, जाहिर सी बात है कितने पैसे देने हैं वो लिखा हो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, तो इट शुड मेंशन सर्टेन अमाउंट। अब ऐसा वेग तो नहीं बना सकते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। सी इज करेक्ट। डी, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, प्रॉमिसरी नोट पे जब भी प्रॉमिस टू पे होगा, इट शुड बी अनकंस्टिशनल, द प्रॉमिस मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंटीजेंसीज, तो इट शुड बी अनकंडीशनल। तो अब हमें इसका करेक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ए गलत नहीं हो सकता, सी गलत नहीं हो सकता, डी गलत नहीं हो सकता, तो बी गलत होगा ही होगा। तो विद द यूजिंग द टूल ऑफ डिडक्शन वी हैव डिड्यूस्ड दैट बी इज द correct answer, that it is a mere acknowledgement of indebtedness is not sufficient. So the correct answer is B. So I hope all the questions and the things which I have mentioned in the videos are clear. So thank you for watching this video. I have tried to cover the pattern and the way how a person should go through each and every question, what should be, what is my take, and what should be a person's take who is given this exam, so as to attempt a particular question. मोस्टली तरीके मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि क्या पैटर्न हो सकता है, कैसे आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर मोस्टली आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी, कैसे लंबे क्वेश्चंस को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो आई होप the things are clear in this particular video, and the things will become more clear with the upcoming videos, that is the question, the PYQs of 2019, 20 and 21. So all the best for your exams, and thank you for watching this video.